तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक साथी हैं एवं शिक्षिका साथी हैं उन सबों के लिए दोस्तों मैं आज डॉक्टर रंजीत सिंह IAS मिशन 50 के द्वारा जो मार्केट टू प्रैक्टिस सेट है उसका 10वां नंबर प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच लाने जा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों 9 वीडियो प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट को बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविज़न कीजिए। अगर और भी डाउट है दोस्तों किसी तरह का आपको किसी टॉपिक में तो 1857 के विद्रोह और गांधी जी पर डिटेल वीडियो बनाऊं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। विविध से बनाया गया है। ज्योग्राफी से लगभग 500 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, स्पेशल क्वेश्चन। तो जो पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है उस पर आप जाके क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे अकाउंट से जुड़े रहिएगा दोस्तों चैनल से। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपके पास बिल्कुल भी 1 महीना का से भी मतलब मोटा मोटी 1 महीना का समय मानिए, ठीक है। बाकी 5-10 दिन तो ऑफ चलता ही दोस्तों, 30-40 दिन में। तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए और दोस्तों पूरा जी जान लगा दीजिए वेतनमान के टीचर बनने के लिए। तो दोस्तों आते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है दोस्तों आपका, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा जानवर नहीं है दोस्तों, तो हिरन जो है दोस्तों सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है दोस्तों। इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका ट्रिक होता है कौन सा जानवर जो है सारनाथ स्तंभ में है, तो उसका ट्रिक है BELH, ठीक है, BELH मतलब B फॉर बुल, E फॉर एलिफेंट, L फॉर लायन और H फॉर हॉर्स। BELH जो है क्या है सारनाथ स्तंभ में, ये जो है इस नाम के जानवर है। बुल, एलिफेंट, लायन और हॉर्स जो है दोस्तों सारनाथ स्तंभ में है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, बुल मतलब सांड होता है तो है, ई मतलब एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी है, लायन अगर दिया रहता तो लायन भी होता, और लायन नहीं दिया तो हॉर्स दिया है, हॉर्स मतलब घोड़ा तो घोड़ा भी है, मतलब हिरन नहीं है उसमें। तो हिरन जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये थे दोस्तों CD देशमुख थे, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में ATM की शुरुआत की है दोस्तों। तो भारत में सबसे पहले ATM की शुरुआत करने वाला कौन है दोस्तों, कौन सा है तो बताइए दोस्तों। वो है HSBC, ठीक है दोस्तों, HSBC दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है दोस्तों हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों, राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था दोस्तों। तो किस राजनीतिक दल से शुरू किया था, तो शुरू किए थे दोस्तों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से दोस्तों, ठीक है। हालांकि जब वो मरे उस समय दोस्तों वो लोक जनशक्ति पार्टी के मतलब एक तरह से अध्यक्ष मतलब हेड थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिहार के ही थे दोस्तों, हाजीपुर वाले एरिया से हमेशा खड़ा होते थे, और मेनली उसका घर देखा जाए तो खगड़िया वाले एरिया में पड़ता है। आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे दोस्तों। किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वो बताइए दोस्तों। तो वो हुए थे 12वीं लोकसभा के लिए दोस्तों। 12वीं लोकसभा में दोस्तों पहली बार दोस्तों वो क्या हुए, निर्वाचित हुए थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था दोस्तों। तो कौन था दोस्तों, तो वो था आपका हरिहर द्वितीय, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था। तो किस राजवंश का शासन था दोस्तों, तो तुलुब राजवंश का शासन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों में, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखें। तो आपका क्वेश्चन था दोस्तों, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में है दोस्तों, बताइए किस राज्य में है। तो वो दोस्तों आपका हो जाता है कर्नाटक में दोस्तों। हम्पी जो जगह है दोस्तों कहाँ पे है, कर्नाटक में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था दोस्तों, ठीक है। तो इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था, तो वो था दोस्तों आपका दोस्तों बहरीन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन था, बहरीन था दोस्तों।
इजराइल से शांति समझौता करने वाला दोस्त पहला अगर अरब देश आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों वो बहरीन नहीं दोस्तों मिस्र होगा। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये जो है दोस्तों 1779 ईस्वी के समय में ही हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि उसके बाद इन लोगों के बीच में फिर से संबंध बिगड़ गया था। तो ये जो है दोस्तों आपका बहरीन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, मिस्र होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है दोस्तों सबसे पहले आपको किया गया था राजस्थान राज्य में दोस्तों, ठीक है। इस योजना के तहत दोस्तों 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूँ, ठीक है दोस्तों, दिया जाता था। गेहूँ का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों आप लोग, बिहार यूपी से है तो। क्वेश्चन नंबर 11 सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है दोस्तों। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या होती है दोस्तों? वह आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, क्या होता है दोस्तों? वह आग्रह जो सत्य के साथ किया जाए। तो कब सत्याग्रह की अभिव्यक्ति किए थे दोस्तों गांधी जी? तो असहयोग में किए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया था दोस्तों? तो किया था दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा, बताइए कौन था? तो वो था दोस्तों सी राजगोपालाचारी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दोस्तों? मतलब स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार पूछ रहा है कि किस राज्य में कांग्रेस का सरकार नहीं बना, मतलब दूसरे पार्टी का सरकार बन गया था। तो वो था दोस्तों केरला में दोस्तों, ठीक है। कब बना था दोस्तों? तो ये आप जाके सर्च कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था दोस्तों? किसके विरुद्ध किया था? तो दोस्तों किया था सती प्रथा के विरोध में दोस्तों, ठीक है। इसी के प्रभाव से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों सती प्रथा को खत्म किया था दोस्तों। सती प्रथा मतलब एक तरह से महिला पर बहुत ही एकदम मतलब क्रूर अत्याचार था। बात तो क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो दोस्तों अगर इसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 17 पे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी बताइए? तो हुई थी दोस्तों 1862 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1862 ईस्वी में हुई थी। हालांकि 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत मतलब ये हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है दोस्तों किसने लिखा था? तो लिखा था दोस्तों CR दास मतलब चित्तरंजन दास ने लिखा था। 1917 ईस्वी के करीब लिखा था। बात है क्वेश्चन नंबर 19 पे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? दोस्तों ठीक है, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर में किसने किया था? तो किया था दोस्तों महादेव लाल सराफ ने दोस्तों, ठीक है। टाइगर सराफ नहीं खोजिएगा दोस्तों, महादेव लाल सराफ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब दोस्तों? 16 अप्रैल 1930 के समय में दोस्तों हुआ किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो कब की दोस्तों? तो वो किए थे दोस्तों 1913 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पर दोस्तों। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है दोस्तों? विश्वव्यापी तापन का मतलब टेम्परेचर बढ़ने से क्या परिणाम हो सकता है दोस्तों? तो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा दोस्तों? सारा बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा। फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जो फसल क्या कहते हैं ज़्यादा वर्षा अनटाइमली वगैरह होने से तो आपको पता है दोस्तों अकाल वगैरह आ जाता है, तो फसल का स्वरूप भी बदल जाता है, तट का परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें से दोस्तों उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया है, उपयुक्त वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है।
और चौथा ऑप्शन दिया गया, लास्ट ऑप्शन आपका जो है दोस्तों, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप 165 मीटर ऊपर जाके देखिए दोस्तों, आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम टेम्परेचर फील होगा। हालांकि दोस्तों 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो औसतन दोस्तों लगभग 6.5 डिग्री कम टेम्परेचर फील होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो वन चक्रवातों मतलब साइक्लोन के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो वन कौन से हैं दोस्तों? तो कौन से वन है दोस्तों, बताइए। तो वो है दोस्तों मैंग्रोव वन। कौन सा है दोस्तों? मैंग्रोव वन, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा है कि विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो दोस्तों साइबेरिया का टाइगा वन जो है दोस्तों, अकेले 25% भूमि पे आच्छादित है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है दोस्तों, कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहते हैं कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो बताइए कहाँ क्या है दोस्तों? तो होगा पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, पर्णपाती वन जो है दोस्तों कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, मतलब पत्ती नहीं होता उनमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों, किसके बारे में बोला गया दोस्तों? तो ये लद्दाख के बारे में बोला गया है। लद्दाख जो है दोस्तों एक बृहत हिमालय में जो है एक तरह से ठंडा रेगिस्तान ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों। तो कहाँ है दोस्तों, बताइए कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय वाले एरिया में है दोस्तों, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा पूर्वांचल पर्वतमाला में दोस्तों। पूर्वांचल पर्वतमाला में दोस्तों नागा, खासी और गारो। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि नागा, खासी और गारो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? जनजातियाँ तो मेघालय में पाई जाती है। नागा हिल्स भी दोस्तों उधर ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका मारवाड़ क्षेत्र जो है दोस्तों सबसे शुष्क क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे दोस्तों, अराका नयोमा प्रसार उस हिमालय का है, और अराका नयोमा प्रसार उस हिमालय का जो स्थित है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो म्यांमार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अराका नयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है दोस्तों, कहाँ? तो म्यांमार वाले एरिया में स्थित है। तो आता है क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले जो बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट था, किस नदी पर हुआ था दोस्तों? तो दामोदर नदी पर हुआ था दोस्तों। दामोदर नदी की कहाँ से बहती है? तो झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है दोस्तों। और ये परियोजना जो है दोस्तों 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, मतलब आ गया था दोस्तों अस्तित्व में, ठीक है। और लगभग दोस्तों अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, टेनेसी घाटी परियोजना 1933 में बना था, उसी का समझिए कि एक कॉपी था, उसी के एकदम एकदम फॉर्मेट पे बनाया गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 में, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो किस नदी पर हुआ दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर हुआ, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 पर, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किससे जोड़ता है? तो लेह को दोस्तों जोजिला दर्रा से जोड़ता है दोस्तों। लेह को किससे जोड़ता है दोस्तों? तो जोजिला दर्रा से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैट्स धब्बा क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों लैटेराइट निक्षेप है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संदर्भ में उस निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? तो बताइए रणथंभौर कहाँ है दोस्तों? तो रणथंभौर हो गया आपका राजस्थान में, गिर अभ्यारण्य जो है दोस्तों आपका गुजरात में हो गया, और बांदीपुर हो गया कर्नाटक। तो आप मतलब रणथंभौर देखने के लिए आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, गिर देखने के लिए गुजरात, और बांदीपुर देखने के लिए कर्नाटक जाना पड़ेगा। तो आपको मध्य प्रदेश जाने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आपको कहाँ नहीं जाना है? तो आप मध्य प्रदेश मामा के शहर में नहीं जाइएगा, नहीं तो मामू बन के आइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों मिलान करना है, कह रहा है कि बांध एक तरफ पक्षी विहार या नेशनल पार्क दिया गया है, दूसरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आइए मिलाते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों अभी जस्ट ऊपर बताया कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। अब आगे गिर नेशनल पार्क जो है दोस्तों गुजरात में है। मानस जो है दोस्तों बिहार जो है दोस्तों कहाँ है? तो मानस जो है आपका असम में है दोस्तों, और रोहला नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए, और जो आपका आंसर आएगा मिलाने के बाद वो आएगा सी आएगा, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर
36 पे दोस्तों पूर्ण प्रतिस्पर्धी की स्पर्धा की स्थिति में, मतलब क्या कहते हैं, फुल कंपटीशन कह सकते हैं इसको, की स्थिति में दोस्तों किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी। किसी कह रहा है किसी फर्म की संतुलन अवस्था, फर्म का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब थिंग या जो मार्केट में बिकता है दोस्तों उसको फर्म बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सीमांत राजस्व जो है दोस्तों ग्रेटर देन सीमांत लागत होना चाहिए इस स्थिति में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है प्रत्ययस्फीति। ध्यान रखिएगा, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है दोस्तों जिसे कहा जाता है प्रत्ययस्फीति कहा जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों शेयर जरूर करें। तो दोस्तों एडम स्मिथ जो है दोस्तों मॉडर्न जो अभी समय चल रहा है उसमें दोस्तों उसे इतिहास का पिता बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। इतिहास सॉरी दोस्तों इकोनॉमिक्स का पिता बोला जाता है। उसने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था दोस्तों, इकोनॉमिक्स के पे ही दोस्तों, बहुत ही फेमस बुक है। पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है, तो है दोस्तों एडम स्मिथ का। तो एडम स्मिथ जो है दोस्तों कराधान के केवल कानून के लिए 4 प्रकार के लॉ दिए थे दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। और ये पूछ लिया जाता है, पहला जो है इक्विटी का सिद्धांत, पहला जो दोस्तों आपका इक्विटी का सिद्धांत है, ठीक है, इक्विटी का सिद्धांत। दूसरा है निश्चितता का कैनन, इक्विटी का कैनन, निश्चितता का कैनन। और तीसरा हो गया आपका सुविधा का कैनन। और चौथा है दोस्तों अर्थव्यवस्था और क्षमता का कैनन। एक बार फिर से सुन लीजिए, इक्विटी का कैनन, निश्चितता का कैनन, सुविधा का कैनन और अर्थव्यवस्था और क्षमता का कैनन। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आपका नहीं है। तो जो है साधारण क्या कहते हैं, साधारणता का कैनन जो है दोस्तों एडम स्मिथ के सिद्धांत में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है, उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों मंदड़िया, ठीक है, मंदड़िया, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर कीमत में गिरावट है और उसके बाद जो कोई अति करता है तो मंदड़िया हो गया, और जो बढ़ता है तो उसको वजह बुल का काम करता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को दोस्तों, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत जो है दोस्तों आपको एडवर्ड चेम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एडवर्ड चेम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। ये भी एक तरह से दोस्तों अर्थशास्त्री ही थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पर दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी दोस्तों। तो भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो था दोस्तों आपका एक क्या होना चाहिए, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए और गणराज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्ण जो है अपना संपूर्ण प्रभुत्व होना चाहिए, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेसी होना चाहिए और गणराज्य होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, तो संघ का उल्लेख नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इस सब का उल्लेख किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44 पे, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है दोस्तों। मतलब गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, तो दोस्तों जनता के पास ही होती है। कितना भी राजा उड़ ले, नेता उड़ ले, लास्ट में वोट देने के लिए भीख मांगने हैं हाथ जोड़ कर आते हैं दोस्तों। यही कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है कि डेमोक्रेसी में लास्ट में क्या होता है कि जनता को ही बाप बनाना पड़ता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय। तो दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए चैनल पे बने रहिए। तो क्वेश्चन था दोस्तों आपका, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय किसके, किसके निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, तो बताइए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों साम्यवादी को छोड़ के बाकी रूप में क्या करता है, घोषित करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, सही है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात में क्वेश्चन नंबर 46 पे, उदारवाद का प्रतीक है दोस्तों। उदारवाद का प्रतीक क्या है दोस्तों, तो उदारवाद का प्रतीक है मतलब राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों, वही जो है उदारवाद का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47 पे, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे।
कौन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये जो थे दोस्तों, तो दोस्तों बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों, तो मुरली मोहन प्रसाद थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुरली बजा के सर्च करते थे लाइट को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48 में, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों। तो जब देश आज़ाद हुआ तो दोस्तों, तो शुरू में कितना था दोस्तों, तो दोस्तों 8 अनुसूची था, लेकिन अब जो है 12 अनुसूची हो गया, टोटल 4 अनुसूची जुटा है, जो कि संविधान के 9वें 10वें 11वें और 12वें संशोधन के द्वारा हुआ दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज तथा नगर पालिका से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया दोस्तों, तो पहली अनुसूची में ही दोस्तों राज्यों के क्षेत्र एवं उनके नाम का उल्लेख किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रणों का उपबंध किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों, बताइए, किसमें किया गया दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों। साधारण सूक्ष्मदर्शी मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में दोस्तों कहता है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कहाँ होता है दोस्तों, बताइए। तो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों क्या होता है, आवर्धित होता है, आभासी होता है तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए दोस्तों, क्या होगा, आवर्धित होगा मतलब बड़ा होगा, वस्तु का जो भी वस्तु होगा उसका जो इमेज होगा मतलब उससे बड़ा होगा। आभासी मतलब क्या होगा, वो रियल नहीं होगा दोस्तों, इमेजिनरी होगा। और सीधा होगा मतलब सीधा, तो आप समझिए सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो ध्वनि तरंगों से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, तो कैंडेला जो है दोस्तों ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। डेसिबल जो है दोस्तों ध्वनि का एक तरह से कह सकते हैं, कोई भी चीज़ व्यक्त करना होता है तो डेसिबल में ही कि कितना डेसिबल का मैक संख्या दोस्तों, ये भी ध्वनि से संबंधित, और हर्ट्ज भी है। हर्ट्ज जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी वगैरह में होता है दोस्तों, उसका क्या होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 53, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, बताइए 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 दोस्तों, क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अभिवहन, एडवेक्शन बोला जाता है दोस्तों। एडवेक्शन मतलब कहने का मतलब है कि क्षैतिज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, उष्मा का अंतरण हो तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एडवेक्शन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54, कार्य निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है दोस्तों। तो किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, तो सैलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सैलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग जो दोस्तों एस्पिरिन बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, हेमेटाइट एस्क किसका है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों, बताइए हेमेटाइट किसका एस्क है। तो हेमेटाइट जो है दोस्तों आपका लोहा का एस्क होगा दोस्तों, ठीक है। लोहा को केमिस्ट्री में किस, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, किस चीज़ से डिनोट करते हो, तो Fe से करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है दोस्तों। तो सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो होता है मौलिक अम्ल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, बताइए किसका है। तो ये है दोस्तों गुलमोहर का। डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम किसका है दोस्तों, तो गुलमोहरबा के है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 पे, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्तों। तो मानव कंकाल परीक्षण जो है दोस्तों आपके आंतरिक आयु की गणना करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों। तो हड्डी तो बहुत तुरवाए हैं, तो बताइए कितना हड्डी होता है। तो हड्डी जो होता है दोस्तों 206 होता है। वैसे बच्चा जब होता है, जन्म लेता है, उस समय 300 के करीब हड्डी होता है। बाद में धीरे धीरे दोस्तों होता है जी कि हड्डी इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जुट जुट के दोस्तों कम हो जाता है। आता है क्वेश्चन नंबर 60, मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। कह रहा है कि दोस्तों सॉइल का जो दोस्तों क्या था, सरफेस टेंशन है एक तरह से, किसके द्वारा मापा जाता है। तो किसके द्वारा मापा जाता है, बताइए बताइए। क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया जा रहा था, टेंसियोमीटर के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पायरोमीटर के द्वारा बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 61, कारण निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। सही कालानुक्रम बताना दोस्तों कि किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन आया।
तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का शाही कालानुक्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ था, बंग भंग आंदोलन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1916 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों रोलेट एक्ट लागू हुआ था, कब, तो मार्च 1919 में हुआ था। हालांकि उसके बाद ये द्वैत शासन का प्रवर्तन आया था 1919 में ही आया था, लेकिन दोस्तों मार्च के बाद आया था, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको सब समझा उसको सजाइएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप सजाने पे हो जाता है आपका 4132, 4132 आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो बताइए क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है दोस्तों रोलेट एक्ट, ठीक है। ये जो दोस्तों जो एक्ट था इसके अंतर्गत मतलब ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। इसके अंतर्गत दोस्तों अंग्रेज किसी पर शक करता था उसको जेल में ठूस देता था, नहीं तो गोली मार देता था। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम कौन था दोस्तों, तो चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में हुआ था दोस्तों बिहार में। वही पता होगा आपको दोस्तों। कौन बुलाया था, राजकुमार शुक्ल बुलाया था पश्चिम चंपारण में। काहे बुलाया था, तो तिनकटिया विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया था, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 64 पे, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी दोस्तों, किसके लिए, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है दोस्तों, जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके तहकीकात के लिए किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था दोस्तों, इसकी विधि के रूप में अपनाया गया था, तो बताइए। ये अपनाया गया था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बात है क्वेश्चन नंबर 67 पे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों को पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती का स्थान था, ठीक है दोस्तों। पहला जो डकैती हुआ था, बारह डकैती कुछ स्थान पे हुआ था, तो हुआ था दोस्तों आपका पूर्वी बंगाल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। पूर्वी बंगाल में हुआ था दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पुलिन दास के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68 पे, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था दोस्तों, कहाँ से आरंभ किया था, ये तो आप रटा गया होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से शुरू किए थे दोस्तों। कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, लगभग 24 दिन चला था, 6 अप्रैल को ये खत्म हो गया था दोस्तों। 78 अनुयायियों के साथ गए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69 पे, कह रहा है कि 1930-20 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया है जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि क्यों गलत होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। यही दोस्तों आपका बेस्ट आंसर होगा, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 पे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों, तो आपका सी जो है भारत विभाजन की स्वीकृति जो है सही नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन जो दोस्तों 1946 ईस्वी को पेश किया गया था, जिसमें भारत विभाजन को नकारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 41 पे, मिलाना दोस्तों किस जगह पे कौन सा वन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मिलाइए, अच्छे से मिलाइए और बताइए दोस्तों, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है दोस्तों आपको साइलेंट वैली में पाया जाता है। साइलेंट वैली आपको पता होना चाहिए दोस्तों, केरला में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए शंकु वृक्ष वन, ठीक है दोस्तों। शंकु वृक्ष वन जो है दोस्तों आपके हिमाचल के प्रदेश वाला जो एरिया है दोस्तों, ठीक है, उसमें शंकु वृक्ष वन पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति जो है दोस्तों आपका सुंदरबन एरिया जो है पश्चिम बंगाल का, मतलब जहाँ पे दलदली जमीन होता है वहाँ दोस्तों क्या होता है, मैंग्रोव वन उपजता है। और जहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया दोस्तों, वहाँ पे कौन सा शंकु वन है। और सुंदरबन एरिया दोस्तों उसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जो वन था दोस्तों साइलेंट वैली में पाया जाता है। और पतझड़ वन जहाँ का पेड़ उड़ झड़ता रहता है दोस्तों, पतझड़ वन जो है कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो वह है राजस्थान। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिए, तो आपका आंसर निकल के आएगा डी। अब आते हैं दोस्तों
72 चिपको आंदोलन है दोस्तों। चिपको आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था दोस्तों? तो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था दोस्तों, जनजातियों ने किया था, उत्तराखंड में किया था दोस्तों। इसके हेड जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1970 के दशक में शुरू हुआ था दोस्तों ये आंदोलन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73 में दोस्तों, करेरा अभ्यारण्य है दोस्तों। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है बताइए? तो करेरा अभ्यारण्य जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पे? मामा के नगरी में दोस्तों है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74, भारत में अपलाबी वन डिलुवियल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो कहाँ पाए जाते हैं बताइए? अंडमान में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। हिमालय के दक्षिणी ढाल में, यहाँ भी नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। तो पाए कहाँ जाते हैं आइए बताते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपके सुंदरवन वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। नदी के किनारे पर जो दोस्तों ये वन पाया जाता है, बाढ़ के कारण बनता है ना, उसमें पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है दोस्तों? तो जैव विविधता के लिए कौन सा बड़ा खतरा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक आवास तथा वनस्पतियों का विनाश, ठीक है। जैव विविधता के लिए ये दोस्तों कम से कम 4-5 बार इस सेट को मैं करवा चुका इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। तो जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी डेंजर कब होगा? जब उसके प्राकृतिक आवास वनस्पति सबको क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। अब आते दोस्तों काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, आसाम में है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया, राज्य दिया गया, जैसे उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल है, सही बात है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में दोस्तों आपका नौकरी का, ये भी सही है। केरला में अगस्त मलाई है, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? तो संवेदनशील स्थल कौन माना जाता है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट माना जाता है, हॉट स्पॉट भी माना जाता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा जैव मतलब बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, उत्तराखंड में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो इसको मैं कितना बार बता चुका हूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों। हालांकि इसमें 2-3 और योगदान करते हैं, उसमें हो जाता है आपको हाइड्रो मतलब जलवाष्प हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों, और भी दोस्तों कई होते हैं, लेकिन मेन यही 2-3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है दोस्तों आपके बीजापुर जिले में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे दोस्तों, अगर अभी तक आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पे दोस्तों, कह रहा है कि कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पे स्थित है दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदर वन जैसे ही है तो आपके दिमाग में पश्चिम बंगाल पहुँच जाएगा दोस्तों, ममता दीदी के नगरी में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 पे, भारत में जैव विविधता अधिनियम मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया दोस्तों? तो 2002 में लाया गया, ध्यान रखिएगा। और 2-3 मैं और बता देता हूँ दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। एक को नोट कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। वन संरक्षण पूछा जाए तो 1980 में, लेकिन वन्य जीव संरक्षण पूछा जाए तो 1972 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में, टाइगर 1973 में, और ये आपका जैव विविधता अधिनियम 2002। 5 में से एक न एक क्वेश्चन छपना है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 84 का निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में मध्य प्रदेश में जो वन होता है उसको किया जाता है। आता है क्वेश्चन नंबर 85 पे, सेम जो है किस स्थिति से संबंधित है दोस्तों? सेम जो है दोस्तों आपका पारिस्थितिकी के में परिवर्तन से दोस्तों, मतलब चेंज इन इकोसिस्टम से संबंधित है। बात है क्वेश्चन नंबर 86 में, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? ये कितना बार आ चुका है दोस्तों? 5 बार तो मैं पढ़ चुका हूँ इसको, अभी तक बता रहा हूँ आपको दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? तो आप बताइए। तो ये है दोस्तों आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट जो है दोस्तों आपका क्या है? जैव विविधता का मतलब ताप स्थल या हॉट स्पॉट बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। VVI लिख दीजिए, 5 स्टार, जितना स्टार मारना एक्स्ट्रा मार दीजिए इसको और रट लीजिएगा दोस्तों। भारत में जैव विविधता के ताप स्थलों में 4 क्षेत्र मेनली है, उसमें जो है टॉप पे आता है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन। पूर्वी हिमालय, ध्यान रखिए फिर से एक बार, पूर्वी हिमालय सबसे बढ़िया हॉट स्पॉट है, फिर पश्चिमी घाट, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र और लास्ट में है सुंदरवन।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 87 में, बक्सा बाघ बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बक्सा जो है, बक्सा दोस्तों संदूक नहीं समझ लिएगा, वो बक्सा जो है जिसमें बाघ रहता है, बड़ा रहता है एकदम, मतलब क्या कहते हैं, उद्यान वगैरह दोस्तों, बगीचा, तो वो जो है दोस्तों आपका जो है पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88, अभ्यारण्य सेंचुरी एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो दोस्तों एक सींग वाले राइनो, उसी को हिंदी में गैंडा बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपका काजीरंगा असम में है, ध्यान रखिएगा। 1908 में यह स्थापित किया गया था। आता है क्वेश्चन नंबर 89 पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है दोस्तों? तो बाघ संरक्षित परियोजना कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा दोस्तों, चिल्का वाला जो एरिया है दोस्तों, वो बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है दोस्तों। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको रामसर स्थलों में भी शामिल किया गया है। आता है क्वेश्चन नंबर 90 पे, निम्न भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है? मतलब इकोसिस्टम अनबैलेंस काहे हो रहा है बार बार, बताइए। तो इसका मेन कारण दोस्तों क्या करते हैं कि आप वन उनको काट रहे हैं और घर बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और फिर उसी घर को छोटा छोटा गमला लगाकर खुश हो रहा है। तो ये जो है दोस्तों आपके पूरे इकोसिस्टम को, मतलब पूरे वातावरण को, पूरे मतलब पूरे पर्यावरण को एकदम बर्बाद करके रख दिया है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।